नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगे स्पीसेस एकेडमी में। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हिंदी के। तो आज उसी कड़ी में प्रैक्टिस सेट नंबर 26 हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा जो 26 नंबर प्रैक्टिस सेट, अभी तक हमारे जो है 25 जो है प्रैक्टिस सेट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद में भी आप आप पहले इस वीडियो को देख के उसके बाद में वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि भेजे मनभावन के ऊधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावक जवह लगी। देखिए ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कुंभन दास या फिर जगन्नाथ दास, जिसको रत्नाकर बोला जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये पंक्ति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो किसको कहा है? भारतेंद्र युग को, रीति काल को, भक्ति काल को या फिर छायावाद को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किसको कहा है? तो छायावाद को इन्होंने जो है क्या कहा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जो है इसके रचनाकार हैं किसके? मेरी तिब्बत यात्रा के। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द अगर आपको प्रयोग करना पड़े तो किसका करेंगे? तो आपके ऑप्शन है मर्मज्ञ, विद्वान, सुविज्ञ या फिर निगुण। तो जो सही शब्द आपको चुनना है तो वो हो जाएगा मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि हे राम जो लिखा हुआ है, तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपके ऑप्शन है संबंध कारक, संबोधन, अधिकरण या फिर अपादान कारक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। देखिए जहाँ पे ये वाला जो चिन्ह मिल जाए आपको तो वहाँ पे आप आंख बंद करके संबोधन कारक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं या फिर भाववाचक, ये आपके ऑप्शन है। तो बुढ़ापे से कहीं ना कहीं एक जाति सूचक तो नहीं, जातिवाचक तो नहीं है कि कोई जाति का विशेष तो नहीं है कि बुढ़ापा किसी पे भी आ सकता है, इंसानों पर, जानवरों पर, किसी पे भी आ सकता है। व्यक्ति इंडिविजुअली भी नहीं है, इसके सिर्फ एक व्यक्ति में ही आएगा। तो ये बस बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ये भाव प्रकट करता है कि हाँ आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, बुढ़ापा आ गया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो उपकूल में कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, तो उपकूल में कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो उपकूल में हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव उपकूल में। तो अव्ययी भाव में क्या होता है? देखिए वैसे आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही होगा, लेकिन मैं चलो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन सा आता है? अव्ययी भाव। तो उपकूल का मतलब क्या होता है? उपकूल का अर्थ होता है कूल के निकट। तो यहाँ पर प्रथम पद जो कूल है ये यहाँ पर प्रधान दिया हुआ है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? समास, उपसर्ग, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो जो पीछे से जोड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रत्यय। और जो आगे से जोड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी कि आगे से लगी हुई है। तो लिखाई में, उपकार में, हानिकारक या फिर अपनापन। तो किस में लगा हुआ है? उपकार में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लगा है? उपसर्ग उप। अगर उप को अलग हटा देंगे तो कार भी जो है एक शब्द बन जाएगा। बाकी अगर आप किसी में से अगर आप आगे का हिस्सा हटा देंगे तो वो नहीं रह जाएगा, अर्थपूर्ण जो शब्द है वो नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि औंधी खोपड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो औंधी खोपड़ी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या फिर कुछ निर्णय ना कर पाना या फिर झगड़ालू होना। तो औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि मूर्ख होना।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि त्याग पत्र उपन्यास है, तो इसके उपन्यासकार पूछे गए हैं, कौन है? आपके ऑप्शन है यशपाल, अज्ञेय, ज्ञानेंद्र या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये आपके ऑप्शन है। तो उपन्यास ये किसने लिखा है? ये लिखा है जैनेंद्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो आपके ऑप्शन है गार्शा, दत्ताशी, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। आपके ऑप्शन है उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा या फिर उसने मेरे को पास आने को कहा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि उसने मुझे पास आने को कहा। बाकी सब यहाँ पर अशुद्ध दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपको छंद दिया है, तो इसमें छंद पहचानना है आपको कौन सी है। चलिए देख लेते हैं कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहान, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ शकल कलिमल दहन। तो देखिए इसमें आपको पहचानना है कि ये सोरठा है या फिर दोहा है, चौपाई है या फिर बरवे। तो इनमें से क्या है? तो इसमें से आपका क्या है? सोरठा दिया हुआ है। देखिए वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सोरठा पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसमें। देखिए ये जो आपको लाइन दी गई तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 पार्ट में डिवाइड करनी होती है। जैसे कि मूक होई बाचाल, यहाँ तक एक लाइन हो गई, इसके बाद में ये सेकंड इसका पैरा हो गया। तो इस तरीके से जो है 2 भागों में बटी होती। तो और जो पहला जो पहले के जो पैरा होता है तो इसमें कितने, इसमें जो है 11 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे में 13 मात्राएं होनी चाहिए। इसी तरीके से नीचे वाले में पहले में भी 11 और दूसरे में 13 मात्राएं जहाँ पर मिलती हैं तो उसको बोलते हैं कि ये जो है सोरठा का उदाहरण है। अब चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने पता है गिनना तो आपको मालूम ही होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख ले, मूक है तो यहाँ पर 2 मात्राएं, जैसे का सिंगल है तो 1 मात्रा आ गई, हो तो यहाँ पर 2 हो गई, उसके बाद में छोटी ई है तो 1 हो गई, फिर 2 यहाँ पर हो जाएंगी, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो इस तरीके से कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 9 10 और 11। देखिए आपकी 11 मात्राएं हो गई पहले पैरा में। अब हम लोग दूसरे में चलिए 13 गिन लेते हैं। तो पंग यहाँ पे अंक की बिंदी 2 हो जाएंगी, छोटा ऊ है तो इसलिए 1 हो जाएगी, यहाँ पर 1 1 1 हो गई। यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो 1, फिर यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर 1 और ऐसे ही इन तीनों में भी 1। तो कितनी हो गई? 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखा 13 हो गई। तो इस तरीके से आप लोग गिन के पहचान सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सोरठा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपके ऑप्शन दिए हैं, विशेष जो लिखा हुआ है आपके 4 तरीके से लिख के दे रखा है, तो आपको पहचानना था कि कौन सी शुद्ध है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर ए ये विशेष जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। तो 3 जो है रचनाएं उनकी हैं और 1 नहीं है, तो वो पहचानी है। आपके ऑप्शन है साकेत, जयद्रथ, वध या फिर कामायनी या फिर यशोधरा। इनमें से क्या नहीं लिखा है? तो जो कामायनी है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी साकेत, जयद्रथ, वध या फिर यशोधरा ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में भी या उससे पहले वाले में आया था। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। चलिए जो पहली बार देख रहे हैं चलिए उनको भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। देखिए द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें है हो जाएगा द्विगु समास। तो किस लिए हो जाएगा? क्योंकि द्विगु समास वहाँ पर यूज़ होता है, मान लीजिए पहचानना है तो देखिए आपको जो शब्द में पहला पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक आपको मिल जाए तो वहाँ पर क्या आ जाता है? द्विगु समास। संख्यावाचक पहला क्या है? चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पहला जो शब्द है वो आपका संख्यावाचक यहाँ पर दिया है, तो इस चक्कर में आपका जो है द्विगु राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि बिना पढ़ा हुआ अंश। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है? अपठित, मौलिक, अपभ्रंश या फिर अपठनीय। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो अपठित होता है उसको बोला जाता है बिना पढ़ा हुआ अंश। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर या फिर त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वर्तनी के बारे में कुछ बातें समझाकर या फिर त्रुटियों की उपेक्षा ही कर दी जाए। तो उपेक्षा करने से तो सही नहीं हो रही और वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे आपका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराया जाए, जिससे उसकी त्रुटियों का निवारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, या फिर उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, या फिर वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बच्चों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो उन्हें क्या होना चाहिए? सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, तभी वो भाषा के प्रयोग में दक्ष हो जाए। उन्हें कविताएं याद होने से तो भाषा के प्रयोग में तो नहीं हो जाए, क्योंकि एक तरीके से वो रट लेंगे, तो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि वो कविता के अलावा और भी कुछ बोलेंगे तो वो भी भाषा का सही प्रयोग होगा। ना ही मुहावरे याद करें, या फिर किसी वक्ता के साथ में रहने से भी कोई, मान लीजिए कोई वक्ता थोड़ी हो जाएगा वो जब तक खुद अभ्यास नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, वर्ण समूह, या फिर वक्तव्य। तो क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है शब्द। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से जो प्रयुक्त होते हैं, चलिए देख लेते हैं। अनौपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, औपचारिक कथन, या फिर तर्क संगत कथन। तो जो सामान्य रूप से प्रकट होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनौपचारिक कथन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से, यानी कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी? तो आपके ऑप्शन है ब्राह्मण, समन्वय, हिंदी प्रदीप, माधुरी। तो इनमें से कौन किसका संबंध इलाहाबाद से रहा था? तो हिंदी प्रदीप जो है इसका संबंध इलाहाबाद से रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, दयानंद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो पूछा गया सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, या फिर बाल मुकुंद गुप्ता। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ये किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब वही है कि जिस पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हो। तो कलरव आपको सामने ही दिख रहा है, इस पर कोई मात्रा नहीं। कारखाने में आ का डंडा यहाँ पर लगा, छोटी की मात्रा डंडा यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी बड़ा का डंडा लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अलंकार पूछा गया, तो लाइन दी गई कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर वहु छायो। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम ही होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक और या फिर उपमा। तो इसमें कौन सा दिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिया हुआ है। अनुप्रास अलंकार की पहचान उम्मीद है आप सभी को। देखिए जहाँ पर एक ही वर्ण जो है बार बार, जैसे कि यहाँ पे भी ता आया है, तरनी तनुजा, यहाँ पर भी ता, तट पे भी ता। तो इस तरीके से जब एक ही अक्षर जो है बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। रामचरित मानस में जो कांड दिए हुए हैं तो उनका सही क्रम में आपको लगाना है, तो कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पे हम लोग सीधे आंसर ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था? अयोध्या कांड, उसके बाद में बाल कांड, फिर सुंदर कांड और उसके बाद में आया था लंका कांड। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। मतलब कि अगर आप किसी और पे डिपेंड है तो वो सुख आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहने का पंक्ति का अर्थ यही है कि आपको कभी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, अपना काम खुद करने पे ही फोकस रहना है। ऐसा नहीं आप सोचे कि कोई हमारा ये काम कर देगा। हाँ कर देगा तो अच्छी बात है, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि सामने वाले को भी कभी काम लग सकता है। तो पता लगे उसने मना कर दिया तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कार्य रुक जाए। तो ये पूछा गया किस रचनाकार की पंक्ति है। देखिए पंक्ति का मतलब अर्थ मैंने बताया, तो जो कि सभी को मतलब जानना अच्छी बात होती है और इसको इम्प्लीमेंट भी करें। चलिए आपके ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। किसकी ये पंक्ति दी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब कि जहाँ पर नाप तौल या कम ज़्यादा इस तरीके के वर्ण जो आपके शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? परिमाणवाचक। यहाँ पे थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक इस तरीके से जब दिए होते तो परिमाण कहीं ना कहीं वहाँ पे आ जाता है। कालवाचक में समय का यहाँ पर कोई विवरण नहीं दिया, स्थानों का भी कोई यहाँ पर विवरण इसमें नहीं है लाइन में, और रीति जैसा भी कोई रीति ऐसा नहीं है कि कोई प्रथा या रीति चली जा रही, तो वो भी यहाँ पर जो है प्रदर्शित नहीं हो रहा। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? परिमाणवाचक। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो आप ऑप्शन है कि बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नूपुर और अमृत और विष। ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है? आपका ऑप्शन नंबर सी, मानस का हंस जो है सही आंसर आपका दिया हुआ है। चलिए आज का जो हमारा सेशन है 30 क्वेश्चन का वो यहीं पे समाप्त होता है। फिर आगे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती रहेगी, हिंदी की भी और अन्य सब्जेक्ट की भी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, जैसे कि CDP हो गया, और हिंदी तो मैं ही करवा रहा हूँ, और इंग्लिश की भी इमरान सर करवा रहे हैं, और CDP की अर्पित सर आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।